नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। तो ये है एडिटोरियल के दो पेज हैं यहाँ पर। तो ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है। तो वैसे जो न्यूज़पेपर है उसका ये पेज नंबर 6 है और पेज नंबर 7 है। तो अभी कुल मिलाकर काफ़ी सारे एडिटोरियल्स है यहाँ पर। 4 एडिटोरियल इस पेज पे होते हैं और बाकी यहाँ पर जो है यहाँ पर गिनती चेंज होती रहती है। ओके, तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो है 3 एडिटोरियल्स इस पेज के ऊपर है। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा उन सबको हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रोवाइड करूंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं ये पहले वाले एडिटोरियल से। तो यहाँ पर क्या बात करें उसको डिटेल में जो है उसकी जानकारी को डिस्कस करते हैं और कोशिश करेंगे कि सभी एडिटोरियल जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है तो उसको हम डिस्कस करें, वो भी यहाँ पर कम से कम टाइम फ्रेम में। चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोटेक्टिंग प्रिजनर्स, इम्प्रिजनमेंट प्रैक्टिस नीड ए रीलुक सो दैट द पुलिस डू नॉट अफेक्ट अननेसेसरी अरेस्ट। तो अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यहाँ पर ऑर्डर जारी किया है। इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से वीडियो भी बनाया था। तो उसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि इमीडिएट रिलीज करो प्रिजनर्स को। ओके, तो किन को रिलीज करना है? जिनको पिछले साल भी पैरोल पे रिलीज किया था तो अभी उनको दोबारा से रिलीज करो। तो उसका रीजन ये है कि मतलब जो जेल्स हैं वो मतलब इतने बड़ी नहीं है कि मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वहां पर रखा जा सके। तो अभी बीमारी फैल रही है, तो अगर उनमें फैल गई ओके तो फिर ये मतलब नुकसान हो जाएगा, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। तो जो हमारा संविधान है तो वो उनको भी आर्टिकल 21 के तहत जो है ना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है कि जिंदगी जीने का अधिकार उनको भी है, बेशक वो जेल में है। ओके, तो अभी इसी के चलते उनको अभी पैरोल पे बाहर निकला। तो एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखनी है, इन उन लोगों को बाहर नहीं निकालना कि जिनके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं। ओके, जहाँ जिनके ऊपर डेथ सेंटेंस है, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी जो है ना उनको पैरोल पे यहाँ पर निकाला जाएगा। तो अभी उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर सारा एडिटोरियल है। तो अभी बात कर रहे हैं कि अननेसेसरी दोबारा से अरेस्ट हो रही है। ओके, जैसे बिहार में एक नेता है पप्पू यादव करके, तो उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया। ओके, उन्होंने यहाँ पर विरोध किया था कि कुछ एम्बुलेंसेस वगैरह जो था ना उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा, तो अभी उसी के चलते अरेस्ट कर लिया गया। तो अभी ऐसे क्वेश्चंस बहुत उठ रहे हैं कि मतलब ऐसे जरूरत नहीं है अरेस्ट करने की। ओके, तो एक और तो हम जेल्स को खाली करें, दूसरी ओर जो है अरेस्ट करे जा रहे हैं, तो वो सही बात नहीं है। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर आई हैं प्रिजनर्स की जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर बात करके रेगुलर टेस्टिंग और मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना अवेलेबल है किनको, जो प्रिजनर्स है उनको पूरी देश में। लेकिन अवेलेबल है, लेकिन कितने पैमाने पर है इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ओके, मतलब क्या सच में कितने बड़े पैमाने पर जो जेल्स हमारे पास हैं सब जगह यहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छा यहाँ पर जो केयर है उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग अभी भी क्वेश्चन मार्क है। तो इसके अलावा बात करें कि बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अभी भी हैं जो कि जेल में अभी तक में डाले हुए। जैसे कि अभी बात करें भीमा कोरेगांव केस एक हुआ था। तो भीमा कोरेगांव केस ये एक 2 साल पहले पुरानी बात है कि मतलब कि यहाँ पर कुछ अलग अलग कास्ट के लोग थे वो आपस में भिड़ गए थे। ये महाराष्ट्र में ये एरिया पड़ता है। ओके, तो वहां पर जिसके चलते यहाँ पर बात करें कि जिनका डायरेक्ट लिंक नहीं भी था इस वायलेंस में, तो उनको भी जेल में डाला हुआ है। ओके, तो उनको भी मतलब बेल अभी तक नहीं मिली हुई है। ओके, तो ये भीमा कोरेगांव केस। ओके, तो भीमा कोरेगांव जगह वहां पर क्यों बनी, उसका क्या रीजन था? वहां पर एक बैटल हुई थी, वो बैटल किन किन के बीच में हुई थी इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में, और कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, ये भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में। ओके, तो अभी उनको अभी भी जेल में रखा हुआ है, तो उनको बेल वगैरह नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर उनके ऊपर बहुत जो है मतलब इंपॉर्टेंट जो लॉ है ना, मतलब बहुत कठिन कठोर जो कानून है वो उनके ऊपर लगाए हैं, जिसके चलते उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा बात करें जो कोई कुछ यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट दिल्ली में भी है जो मतलब कि जेल में डाले हुए हैं अंदर एंटी टेररिज्म लॉ। ओके, मतलब देशद्रोह का भी जो है कानून जो है लगाकर उनको जेल में डाला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं दिल्ली में। अभी बहुत सारे ऐसे दंगे वगैरह भी हुए, उससे पहले भी जो है जो एनसीए था, जो नेशनल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, तो उसके तहत भी काफी जो थे विरोध वगैरह हुए थे, जिसके चलते भी काफी लोगों को जेल में डाला गया। ओके, तो यहाँ पर इसके चलते भी यहाँ पर बात करें कि भीड़ काफी थी। ओके, तो अभी कोर्स जो है ना उनको अभी देखना होगा, इन्फेक्शन के बारे में सोचना होगा कि कितने बड़े पैमाने पर फैल रही है। तो अभी उसके हिसाब से बेल के ऊपर कंसीडर करना होगा इन लोगों के ऊपर भी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर जोर दिया इस बात के ऊपर कि अभी नए नॉर्म्स जो है अभी लाए जाएंगे। तो जैसे अभी बात की जा रही है अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो 2014 का केस है। तो ऐसे केसेस को याद रखना है हमेशा जब भी आंसर राइटिंग करनी ना, तो ऐसे केसेस की आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो जितना बढ़िया क्वालिटी का आपका आंसर होगा उतने बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो इस तरीके से इनको भी जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है तो उनको याद रखना है।
वो जिसमें यहाँ पर बात की गई, अंडर विच द पुलिस वर ऑल आस्क्ड नॉट टू इफेक्ट unnecessary arrest, especially in cases that involve jail terms less than 7 years। तो यहाँ पर बड़ी सीधी सीधी बात इस यहाँ पर इस केस के तहत कही गई उस समय कि पुलिस को यहाँ पर ये कहा जाएगा कि अननेसेसरी कोई भी अरेस्ट नहीं करनी है, मतलब इस तरीके का काम नहीं करने हैं। मतलब कि खास तौर पे उन केसेस में जहां पर जो जेल टर्म है ना वो 7 साल के यहाँ पर कम है, मतलब 7 साल से कम की जिनको सजा हो रही है, अगर कोई ऐसा अरेस्ट है भी है तो उनको यहाँ पर कोशिश करे थोड़ा अवॉइड करे, खासतौर पर ऐसे केसेस में जहां पर कोविड-19 फैल रहा है। और आगे यहाँ पर बात करेंगे पिछले समय की, अगर बात करें तो कोर्ट ने यहाँ पर कहा हुआ है, जो अथॉरिटीज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे पूरे देश में, कि जो सेक्शन 436A है किसका, यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का। ओके, तो ये यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, ओके, तो मतलब जिन्होंने अभी जितना भी उनका मैक्सिमम प्रिजन टर्म हुआ तो उसका आधा उन्होंने कंप्लीट कर लिया है ना, तो उनको यहाँ पर जो है रिलीज किया जाए। ओके, तो मतलब उनके पर्सनल बॉन्ड के तहत, उनके खुद की यहाँ पर गारंटी के तहत उनको रिलीज किया जाए, इसके ऊपर यहाँ पर ये बात करता है। ओके, तो इसके अलावा यहाँ पर बात करें कि इफेक्टिव फॉलो अप करो एक्शन का इज नीडेड टू ऑडिट दीज मेजर्स सो दैट दीज आर नॉट इम्प्लीमेंटेड सिलेक्टिवली और आर्बिट्रेरली। मतलब कि इनके इसके रिगार्डिंग जो प्रिजन्स को जो निकाला जाता है ना बाहर, तो उसके रिगार्डिंग भी सही तरीके से यहाँ पर कोई रणनीति आप हमको तैयार करनी होगी। तो अभी देखो जो जो इनको बाहर निकाला जाना है ना, वो निकाला जाएगा पैरोल के ऊपर। जो पैरोल होती है वो कौन अलॉट करता है, वो अलॉट करता है जो यहाँ पर जेल अथॉरिटी होती है या तो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो इन दोनों के ऊपर दायित्व होता है। तो पैरोल जो है मैक्सिमम यहाँ पर 14 दिन की होती है, मतलब फरलो के ऊपर जो है किसी भी इंसान को निकाला जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर भी कुछ मतलब केस वगैरह हो, जैसे कोई इल वगैरह हो गया, बुखार वगैरह हो गया, कोई बीमार है, तो यहाँ पर कुछ स्पेशल केस हो, तो 1 साल में यहाँ पर 14 दिन की जो है पैरोल आपको मिल सकती है नॉर्मल। और अगर इसके अलावा ज्यादा दिन की चाहिए तो अभी तो ये 90 दिनों की पैरोल जो यहाँ पर दी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, 90 दिनों तक यहाँ पर इनको बाहर रखा जाएगा जेल से। तो अगर मतलब स्पेशल अगर 30 दिन से ज्यादा यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है ना समय, जब नॉर्मल पैरोल की भी बात करें, तो वो स्पेशल यहाँ पर सर्कमस्टांसेस में दी जाती है, जब यहाँ पर जो प्रिजनर है, मतलब जो यहाँ पर अपराधी है, वो अपने आप को बताए कि मुझे घर जाने की क्यों जरूरत है। तो खास तौर पे अगर कोई डेथ वगैरह हुई हो घर पे, यहाँ पर कोई और यहाँ पे सर्कमस्टांसेस जैसे बन गए, जैसे जैसे भी पेंडेमिक के चलते बन गए ना, तो भी उन्हीं केसेस में यहाँ पर जो जेल अथॉरिटी है फिर वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछती है। ओके, इन स्पेशल केसेस में तो फिर स्टेट गवर्नमेंट जैसे कहती है वैसे ही वहां पर काम कर दिया जाता है, उनको पैरोल जो है वो दे दी जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी काम चल रहा है। तो अभी प्रिजनर्स को इमीडिएट इफेक्ट से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनको डेथ सेंटेंस मिला है और जिनको अभी जिनके ऊपर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज, उनको अभी साइड पर रखा हुआ। तो ऑथर यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बात उठा रहे हैं कि सबके ऊपर फोकस करो अभी। ओके, मतलब जो नाजायज जो मतलब अभी भर्ती कर दी, जैसे यहाँ पर बात कर रही कि डायरेक्ट लिंक यहाँ पर था ही नहीं पहले उसमें, तो उनको भी उठाकर जेल में डाला गया, तो उनको तो कम से कम बाहर निकालना चाहिए जेल से। तो यहाँ पर ये बात रखी गई। तो चलिए अभी नेक्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो अभी जो ये सेकंड वाला एडिटोरियल, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एक्शन है ना, कि जो ये कोविड वायरस का जो यहाँ पर जिसके चलते हुए एक्शन ले रही, तो उसके बारे में यहाँ पर बातचीत की गई। तो इसके बारे में ऑलरेडी इकोनॉमिक टाइम्स में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी एडिटोरियल नंबर 3 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं द साइंस टीचिंग एंड रैशनैलिटी इंडिया नीड्स। ओके, तो अभी यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि मतलब समझ जो है ना, वो आपकी समझदारी जो है वो आपको मतलब काफी आगे लेकर जा सकती है, तो एक तरीके से लाइफ चेंजिंग हो सकती है। तो अभी इसी आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। और अभी एडिटोरियल नंबर 2, तो वहां पर अभी बात कर रहे हैं साइंस टीचिंग एंड रैशनैलिटी इंडिया नीड्स। तो क्या बात कर रहे हैं कि अभी अभी बहुत डिकेड से अगर बात करें तो जो स्कूल चिल्ड्रन है ना, तो मतलब अगर उनकी बात करें तो वो अपना जो मार्क्स स्कोर करते हैं, तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर हो तो उसके हिसाब से उनको मार्किंग होती है, जो भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं, तो क्या जो आस पड़ोस जो भी हमारे यहाँ पर जो भी जिस भी तरीके का नेबरहुड है, तो क्या वो रुक जाते हैं, तो कैसे हम जो है उसको रोक सकते हैं, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात करें कि जो जो भी बीमारियां फैलती हैं ना, उसका कुछ रीजन होता है, कुछ ना कुछ पीछे रीजन रहता है, उसको कैसे टैकल करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो अभी बात इन्होंने यहाँ पर कोविड-19 की ही करनी है, लेकिन यहाँ पर पूरा सिनेरियो अभी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर सही तरीके से सिखाते हैं बच्चों को, जब वो स्टूडेंट लेवल उनका होता है, तो कितने बड़े पैमाने पर जो है चेंज देखने को मिल सकता है। तो अभी वही बात कर रहे हैं कि क्या उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे जो मच्छर जो पनपते हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जो आस पड़ोस में ब्रीडिंग करते रहते हैं, आस पड़ोस में मतलब पनपते रहते हैं, और वही कारण बनते हैं मलेरिया जैसे, चिकनगुनिया जैसी यहाँ पर जो बीमारियां फैल जाती है, जिसके चलते काफी मृत्यु भी हो जाती है लोगों की। ओके, टाइफाइड जो बीमारी होती है तो उसका भी यहाँ पर यही रीजन।
तो यहाँ पर बहुत रेयर स्कूल होगा यहाँ पर जो ना कोई ऐसी जो जानकारी जो है अपने ऐसे टास्क जो है अपने बच्चों को दे रहा होगा कि जो ऐसे जिस भी तरीके के, अगर आपको ऐसे मड नजर आते हैं, कोई भी कीचड़ नजर आता है जहां पर आपको लगे कि मच्छर पनप सकता है, कि उसके रिगार्डिंग जो है आप थोड़ी तैयारी करें। ओके, जहां पर आपको लगे कि जो मच्छर है वो पनप रहा, जाए उसका कोई भी मतलब इस तरीके से लग रहा है कि मतलब वो पानी दूषित है और आने वाले समय में वो खराब कर सकता है, तो उसको आप सही करो। ओके, तो मतलब ऐसे टास्क बहुत रेयर स्कूल सिखाता है, जो कि जरूरी है। अगर बचपन से सिखाए जाए बच्चों को तो उनको पता चलेगा कि उनकी सेहत के लिए सबसे बढ़िया क्या है। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन है, कि जैसे आप बात करें कि लाइन ऑफ एक्शन टू स्प्रेड केरोसिन और स्टेगनेंट वाटर। ओके, तो मतलब कि जैसे कोई भी खरा पानी है तो अगर उसमें केरोसिन का जो है तेल डाल दिया जाए तो क्या उसका उससे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। तो यही बात कर रहे हैं कि म्यूनिसिपल वर्कर जो है ना वो मतलब यही काम करते हैं। सो मतलब उनको यही सिखाया जाता है, उनको लेसन यही दिए जाते हैं जब भी उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो म्यूनिसिपैलिटीज में जब भी वो होते हैं, जब भी उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको भी बकायदा पढ़ाया जाता है कि ऐसे काम करना है, इस तरीके से मच्छरों को यहाँ पर भगाना है। तो यहाँ पर या तो गैस फॉर्म में जो है छिड़का जाता है कोई ना कोई यहाँ पर केमिकल मच्छरों को भगाने भगाने के लिए, तो या फिर इस तरीके से भी यहाँ पर जो है केरोसिन डालने की जो बात करी उससे भी यहाँ पर बचाव हो सकता है। तो ये बात कर रहे हैं कि मतलब नए इनिशिएटिव अगर लें तो बहुत तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो सिनेरियो यहाँ पर इस एडिटोरियल में दिया गया है, तो काफी बड़ा एडिटोरियल है ये। और इसमें यही बात की गई, इसमें पूरी कहानी बताई गई कि किस तरीके से वो रिक्शा ड्राइवर के साथ मिल रहे हैं। ओके, रिक्शा ड्राइवर जो है वो उनके साथ बातें बता रहा है कि मेरी सेफ्टी कैसे है, अगर हो सकता है कि मेरे सामने कोई और रिक्शा आ जाए तो मेरा कोलिजन हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरी अपनी समझदारी है कि मैं किस तरीके से इसको चलाऊं। ओके, किस तरीके से मैं अपना बचाव करूं। और उसी यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर की बात सुनकर जो इस आर्टिकल के जो जो ऑथर है, राइटर है, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा सिनेरियो पेश किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे देशों का जो साइंस सिस्टम है ना उसको यहाँ पर स्टडी करके ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में भी उसको सही करना है, खास तौर पर जो बच्चों की स्टडी है। और आगे यहाँ पर बात करें कि जिस तरीके से यहाँ पर साल साल गुजरते गए, उस तरीके से यहाँ पर लेसन जो है ना हमें डिलीवर होता गया। तो यहाँ पर बात करें कि once a lesson has been delivered and the rest based on it taken, there is no reason to recall its content in the later parts of the year, except for the final examination। तो कहने का मतलब है जो लेसन एक बार डिलीवर कर दिए गए, ओके, जब यहाँ पर सीख लिया बच्चे ने, जब उसको मतलब टेस्ट वगैरह उसके हो गए, ओके, तो फिर दोबारा से जब साल के आखिरी दिन आ गए, ओके, तो फिर मतलब कि उनको फिर दोबारा से कोई रीजन नहीं बचता है कि उन दोबारा उन कंटेंट्स को हम रिकॉल करें। ओके, सिर्फ और सिर्फ तब जो है रिकॉल कर सकते हैं जब हमने जाकर फाइनल एग्जामिनेशन में बैठना है, तब रिकॉल करने का फायदा है। ओके, तो मतलब वैसे मतलब रिकॉल करने का फायदा मतलब नहीं है। यहाँ पर ये बात की जा रही है एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अभी मलेरिया की बात कर लें, डेंगू की बात कर लें, चिकनगुनिया की बात कर लें, तो ये ज्यादातर कब आते हैं? ये आते हैं जब यहाँ पर बरसात का मौसम होता है। ओके, तो काफी लंबा चलता है ये, 1.5 2 महीने 3 महीने तक भी एक्सटेंड हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो सर्दियों के महीने होते हैं वो, ओके, तो यहाँ पर बहुत कम होता है कि जो टीचर है ना, तो हम मतलब इस तरीके के जो यहाँ पर लेसन जो है टॉट करे, मतलब जैसे मॉस्किटो प्रिवेंशन हो गया कि कैसे शुरुआत में कैसे तैयारी करें। जैसे अगर पता तो सबको है कि मानसून का महीना आना है, और मानसून के महीने में हर साल ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं कि मलेरिया फैल गया, चिकनगुनिया फैल गया, डेंगू फैल गया। तो इससे कैसे बचना है, तो इसके इसके रिगार्डिंग बच्चों को नहीं लेसन दिया जाता, नहीं सिखाया जाता। ओके, तो अभी वही बात करें कि जो अगर हम मॉस्किटोज की बात करें तो वो अवॉइडेबल है। ओके, तो यहाँ पर जो भी बीमारियां उनसे निकल कर आती हैं, तो उनके अलग अलग से यहाँ पर गुण निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो मतलब कि अलग अलग तरीके से वो प्रभाव डालती हैं, मतलब हर एक अलग अलग इंसान के ऊपर। ओके, तो अभी ये जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर था जो जिनकी वो बात कर रहे थे, तो अभी बिल्कुल उसी उसी के जो वो सिनेरियो पेश कर रहा था, तो वो अभी वही बात यहाँ पर ऑथर रख रहे हैं कि मतलब अगर सच्चा सही तरीके से सिखाया जाता है किसी चीज को, मॉस्किटोज के बारे में, तो काफी बचाव जो है हम कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें कि अगर जब एंटीबॉडीज जब नहीं थी, ओके, जब मतलब कि अभी तो चलो दवाइयां आ गई ना, तो पहले भी ऐसा हुआ करता था। जब दवाइयां वगैरह नहीं थी तो उस समय क्या होता था कि जो टाइफाइड से जो फीवर हो गया, बुखार हो गया, या फिर जॉन्डिस जो हो गया, तो वो लाइफ थ्रेटनिंग होती थी, मतलब जान चले जाती थी बच्चों की या लोगों की। तो अभी भी देखने को मिलता है। तो स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो उनको मतलब ज्यादा खतरा होता था। ऐसी यहाँ पर मच्छर के द्वारा जो पनपती है बीमारियां, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर को भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है न्यू दैट इट वाज पॉसिबल टू प्रिवेंट बोथ दीज diseases by avoiding contaminated water, and this could be done by boiling drinking water। तो मतलब ये सब कुछ सही किया जा सकता है अगर साफ पानी पीते हैं। साफ पानी अंदर जाएगा
ओके, तो उसको वो जो है बीमारियां कम फैलाता है, बीमारियों को दूर करता है, तो अभी उसको सही किया जा सकता है अगर पानी को उबाल कर पीते हैं। तो इस तरीके से जो एक्टिविटीज है, अगर ऐसी करते हैं एक्टिविटीज, तो बचाव जो है अपना खुद का होगा। और आगे यहाँ पर ऑथर बात करें कि यहाँ पर कई बार ना अचंभा होता है इनको, मतलब कि बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो जहां पर ये पाया जाता है कि जो एजुकेशन है वो मतलब सही है भारत के मुकाबले में, तो वो भी यहाँ पर फेल हो गए कि अपने सिटीजन्स को कन्विंस कर सके कि वो मास्क पहने। तो तभी बात यहाँ पर बेसिकली वही कर रहे हैं। ओके, तो अभी ये जो आर्गुमेंट अभी ये दिया जा रहा है जो यहाँ पर पॉजिटिव स्टीरियोटाइप यहाँ पर बनाया गया है वेस्टर्न कंट्रीज के रिगार्डिंग, कि यहाँ पर सब कुछ बढ़िया है, यहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज बढ़िया है, पर्याप्त यहाँ पर जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से यहाँ पर सभी संसाधन जो है बनाए हुए हैं। तो इसी के हिसाब से यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि मतलब ज्यादातर इनका पॉजिटिव सिनेरियो जो है नजर आता है कि मतलब सब जगह ये ठीक है, लेकिन एजुकेशन के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग यहाँ पर बच्चों को कन्विंस करने में ये भी फेल रहे हैं। तो अभी कुछ ही यहाँ पर दिन पहले यहाँ पर स्पेन में लॉकडाउन जब हटाया गया, तो स्पेन की जो कैपिटल है मैड्रिड, तो वहां पर बड़े पैमाने पर लोगों ने इकट्ठा होकर जश्न मनाया रात को, वो भी बिना मास्क के। तो वो भी उस समय जब यहाँ पर बीमारी बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि looking more closely at different countries that comprise the West, one notice sharply differentiated levels of the quality of their school science। तो अगर अच्छे से बारीकी से इन सभी देशों को देखोगे, तो यहाँ अगर अगर आप देखोगे कि जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, तो वहां पर अलग अलग तरीके के यहाँ पर लेवल बनाए हुए हैं, क्वालिटी जो है स्कूल साइंस के हिसाब से, कि बच्चों को प्रैक्टिकली यहाँ पर फोकस किया जाता है। और अभी लास्ट पिछली हाफ सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब ये पिछली सदी गुजरी है, तो अभी बहुत सारे यहाँ पर रिचेस्ट कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर साइंस को यहाँ पर अलाउ किया हुआ था स्कूल में, लेकिन अभी वो डिक्लाइन हो रही, मतलब कि कम किया जा रहा है। तो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो मतलब कि जो कि अभी धीरे धीरे इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बहुत सारे कटबैक्स इसने सफर किए हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिपीटेड वेव्स यहाँ पर देखने को मिली है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते। यहाँ पर अभी हाल ही में हम यहाँ पर जो है पिछले साल ही एक नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर आए, तो उसका उसका भी यहाँ पर मंतव्य यही है कि सही करना है प्रैक्टिकल, जहाँ पर जो है ना बच्चों के ऊपर प्रैक्टिकली जो उनका टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर वो बढ़े, उसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर नए नॉर्म जो है पब्लिक फाइनेंसिंग के, तो यहाँ पर वो जो लाए जा रहे हैं ना, उसके चलते कहीं ना कहीं जो साइंस टीचिंग जो है वो यहाँ पर कमजोर हो रही है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रही है वाली। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे आम सिटीजन है उनको यहाँ पर ठगा जा रहा है ऑफ द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज दे माइट हैव एक्वायर्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। मतलब कि जो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज उनके बचपन में उनके सामने है, मतलब कि जो उनका दिमाग, जो आइडियाज उनके सामने है, तो वो उनको कहीं ना कहीं हम सही तरीके से डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। ओके, तो जो हमारे जो नॉर्म्स है पब्लिक फाइनेंसिंग के, कहीं ना कहीं वो मतलब उस जगह पर नहीं लग रहे हैं जहां पर लगने चाहिए थे पैसे, जिसके चलते कि बच्चों का जो हमारा दिमाग है उससे आइडियाज लेकर हम आगे बढ़े। ओके, तो अभी जैसे भारत सरकार अटल इनोवेशन मिशन चला रही है, तो उसका मतलब यही है कि जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, तो वो अपना आइडियाज दें अलग अलग सेक्टर्स में। ओके, तो उसमें मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं। एक स्कूल था जिसने एक फिल्टर में ना थोड़ा जो पानी का फिल्टर आप देखते हो, तो उसमें थोड़ा सा वेरिफिकेशन करके, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके क्या किया, एक यहाँ पर पाइप जाती है फिल्टर वाली, जो वेस्टेज पानी वेस्ट चला जाता सारा। ओके, तो मतलब वो पानी दोबारा से मतलब गटर में जा रहा है वो पानी, तो फिल्टर में से ही निकल कर जाता है, जो ओवरफ्लो वाल्व होता है वहां से। तो उन्होंने उसी पानी को जो होता है ना, उसी को दोबारा से यूज किया, उसमें नई टेक्निक इजाद की, तो जिसके चलते जब उन्होंने उन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट जब आगे भेजा अटल इनोवेशन मिशन के तहत, तो उनका सिलेक्ट कर लिया गया। ओके, तो जब ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट होते हैं ना, तब भी फिर यहाँ पर रिवॉर्ड मिलता है स्कूल को, उन बच्चों की टीम को। ओके, फिर अगर वो प्रोजेक्ट काफी बढ़िया है, तो फिर उसको आगे सरकार जो है ना ये फोकस भी करती है इसकी इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए। सॉरी। तो अभी इस तरीके से फोकस कर रही है सरकार। ओके, तो यहाँ पर ये मतलब पुराने समय में ये चीजें सब रही, अभी भी है। अभी भी ऐसा नहीं है कि नई एजुकेशन पॉलिसी अगर 2020 में आ गई है और 2021 में सब कुछ बदल जाएगा, ये धीरे धीरे बदलेगा। तो अभी जोर देने की जरूरत है यहाँ पर साइंस के फील्ड के ऊपर, कि बच्चों को कैसे तैयार करना है, तो इसके ऊपर फोकस करना है। तो यहाँ पर बात करें कि अगर साइंस की बात करें, तो सिर्फ साइंस ही टीच करें तो तब भी यहाँ पर मिराकल्स नहीं क्रिएट किए जा सकते। तो यहाँ पर अगर साथ साइंस की बात करें, तो टू मीन एनीथिंग रैशनल सोशल एनवायरनमेंट इज नीडेड, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट भी बनाना पड़ेगा बच्चों को उस तरीके से उस सिचुएशन में ढालने के लिए। So moreover, for science to acquire meaning during school life, it is important that children grow up in the ethos where dissent and debate are encouraged। मतलब कि जहां पर इस तरीके का एनवायरनमेंट बनाओ जहां पर ऐसे मुद्दों के ऊपर बातचीत हो। ओके, मतलब तभी मतलब बनेगा कि मतलब हम साइंस बच्चों ने पढ़ी है अपने स्कूल लाइफ के दौरान। ओके, तो यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो बेनिफिट है साइंस के और टीचिंग के। ओके, तो मतलब इसको किसी यहाँ पर जब भी डेमोक्रेटिक ऑर्डर की बात करें, तो मतलब
इसको आपने कोशिश करनी है कि जहां तक आप फैला सको वहां तक आप फैलाओ। ओके, जो भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है जहां पर जिसके रिगार्डिंग जो है एजुकेशन का बसारा हो रहा है, ओके, मतलब उसके रिगार्डिंग हमें आगे बढ़ना है। तो अभी हम बात करते हैं ये वाले एडिटोरियल की। तो ये इस पेज का 4 नंबर एडिटोरियल है। तो यहाँ पर बात करें, फॉरगेट प्ले, द मशीन नीड्स टू बी स्क्रैप। तो अभी 9 मई को ना एक एफिडेविट दिया गया है भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में। तो उसी के इस आर्टिकल के बारे में यहाँ यहीं पर बता देता हूँ मैं आपको। द इकोनॉमिक टाइम्स में भी इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है जो नई पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई है ना, जिसमें कह रही है कि जो 50% प्रोक्योरमेंट है वो खुद करेगी वैक्सीन की, और बाकी की 50% जो स्टेट गवर्नमेंट्स और जो है प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि ये सही बात नहीं है। ऑथर सीधे इसलिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि 100% प्रोक्योरमेंट जो है वो भारत सरकार खुद ही करे, जितना भी यहाँ पर 150 रुपीज पर डोज के हिसाब से जो प्राइस है उसको पे करके, और बाकी जो है ना फिर बाद में बांटे इसको स्टेट गवर्नमेंट्स को और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। और अभी जो अलग अलग प्राइसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि प्राइवेट सेक्टर को कितने प्राइस पे रखा हुआ है, और जो है जो सरकारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको कितने प्राइस पे यहाँ पर जो है ये प्रदान की जा रही है। इसके बारे में अभी हमने द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल में भी पढ़ा है। ओके, तो इसको और डिटेल में मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो सारा आर्टिकल जो है वो कोविड-19 के ही बारे में है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर बात कर रहे हैं ए बुलेट ट्रेन टू हंगर। ओके, तो अभी इसके बारे में बात करें कि भुखमरी कैसे फैल रही है भारत में। अभी जॉबलेस लोग हो चुका है, मतलब पैसा वगैरह है नहीं है, तो काम कैसे चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस आर्टिकल को। तो इस आर्टिकल में जो बातें की है ना वो बहुत ही मतलब निराशाजनक जो सिचुएशन है ना वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है भारत की जो आम जनता है उसके बारे में, कि अभी पैंडेमिक के बाद मतलब लोगों के पास मतलब खाने के लिए खाना नहीं बच पा रहा। तो इनकम ही नहीं है, जब इनकम ही नहीं है तो फिर खाना कैसे खाएंगे। तो मतलब एक एक टाइम का खाना छोड़ना पड़ रहा है। तो ये सिचुएशन बन चुकी है। तो अभी यहाँ पर बात की जा रही स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया रिपोर्ट 2021 ऑफ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। ओके, तो ये विप्रो ग्रुप के चेयरमैन है अजीम प्रेम जी, जिनके के नाम पर ये यूनिवर्सिटी है, और इनको दानवीर भी कहा जाता है, ये भी नाम याद रखें। और विप्रो जो है ये सॉफ्टवेयर बिजनेस में काफी बढ़िया कंपनी के तौर पर उभरी है। और अभी ये बात कह रहे हैं कि नियरली हाफ ऑफ द फॉर्मल सैलरी वर्कर्स, ओके, मतलब कि जिनके पास पहले ऐसे वर्कर्स जिनको मतलब तनख्वाह मिलती थी, ओके, महीने के हिसाब से, वो अभी इनफॉर्मल वर्क में वो चले गए। ओके, मतलब आधे आधे की यहाँ पर बात कर रहे हैं। मतलब 100 में से अगर 50 लोग हैं वो भी इनफॉर्मल सेक्टर्स की ओर चले गए 2019 की लेट में, और यहाँ पर 2020 के अगर हम एंड की बात करें तो मतलब ये सिचुएशन नजर आ रही है। और इनमें से यहाँ पर बात करें कि पूरा जो है ना वो यहाँ पर 20% जितने भी हाउस होल्ड है, तो मतलब उनकी तो पूरी इनकम ही चली गई। एंटायर जो इनकम उनके पास आती थी तो पूरी की पूरी चली गई। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है इन अप्रैल एंड मई 2020, तो ये वो समय था जब पूर्ण लॉकडाउन भारत में लगा हुआ था। और इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें, अगर हम नेशनल मिनिमम वेज की भी बात करें, तो जो कि जो मिनिमम थ्रेश होल्ड है वो है 375 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, इतनी यहाँ पर जो है इतना पैसा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये बात कही गई अनूप सतपथी कमेटी के द्वारा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो 23 करोड़ इंडिविजुअल्स हैं हैव बीन पुश्ड बिलो दीज मिनिमम अर्निंग्स, तो मतलब इनसे भी नीचे है अर्निंग। ये 375 रुपये प्रतिदिन की जो दिहाड़ी है ना, इससे भी नीचे अर्निंग चली गई यहाँ पर 23 करोड़ लोगों की। तो ये सिचुएशन है। तो पॉवर्टी रेट जो है हमारा जो जो देहाती जो हमारा एरियाज है, जो मतलब गांव के एरियाज है, तो वहां पर यहाँ पर 15 परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से गरीबी बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अर्बन एरियाज में 20 परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से गरीबी बढ़ चुकी है। तो अब ये सिचुएशन बन चुकी है ये। और इसके अलावा बात करें कि सबसे बड़ा जो खराब इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ा है अर्बन पुअर के ऊपर। तो उसी के चलते इसके ऊपर ज्यादा यहाँ पर फोकस किया कि जो भी अभी और भी सर्विस जो पाए गए ना, इसके अलावा जो और भी रिपोर्ट्स आई तो उसमें भी यही पाया गया कि ज्यादातर डैमेज यहाँ पर जो शहरी लोग मतलब शहरी एरियाज के जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। और इसी के चलते यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एफिलिएटेड है विद द राइट टू फूड कैंपेन एंड द सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज अंडर द बैनर हंगर वॉच। ओके, तो अभी इनके द्वारा भी एक सर्वे कंडक्ट किया गया हंगर वॉच के तहत। तो इन्होंने क्या कहा, तो इसका नाम याद रखें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके रिगार्डिंग। और अभी जो इन्होंने सर्वे कंडक्ट किया उसमें पाया गया है कि नियरली 4000 हाउस होल्ड है, मतलब घरेलू लोग हैं यहाँ पर 11 राज्यों में। यहाँ पर अक्टूबर 2020 की बात कर रहे हैं, जिसमें
जो चीज पाई गई है वो यहाँ पर ये पाया गया है कि मतलब रूरल और अर्बन एरियाज के हिसाब से यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है इस रिपोर्ट में, अलग अलग आंकड़े बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। चार यार जो है ना हाउस होल्ड लोगों को मतलब इनके ऊपर सर्वे किया गया है 11 राज्यों में, जिसके चलते यहाँ पर ज्यादातर जो सर्वे फोकस्ड है वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर हंगर, भूखमरी और आजीविका, मतलब कि क्या पैसा कोई आमदन का कोई साधन है, आजीविका का कोई साधन है। तो इस सिचुएशन के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। जितने भी यहाँ पर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, मतलब जो बहुत गरीब यहाँ पर एरियाज से, जहाँ बहुत गरीब घरों से निकल कर आ रही है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है इस सर्वे के ऊपर। तो इसमें जैसे डेली वेज वर्कर्स आ गए जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, फिर ही उनके पास हाथ में पैसा आता है, फिर जाकर वो सामान खरीदते हैं, फिर वो अपने घर वालों का पालन पोषण करते हैं। इसके अलावा जो सिंगल वुमेन जो हाउस होल्ड है, मतलब जो यहाँ पर सिर्फ एक औरत ही बची है, ओके, ज्यादातर जो यहाँ पर विधवा औरतें हैं उनकी यहाँ पर बात है। और यहाँ पर वो लोग मतलब जिनको कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, जहाँ तो विजुअल डिसेबिलिटी है या फिर फिजिकली कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, सही से काम नहीं कर पाते, तो ज्यादातर इन लोगों को यहाँ पर फोकस किया गया। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो 2/3 ऑफ द अर्बन रेस्पोंडेंट्स है ना, तो वो तो एक दिन का उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, मतलब एक टाइम का खाना ही छोड़ दिया उन्होंने। ओके, तो यहाँ पर अगर बात करें रूरल हाउस होल्ड की, तो यहाँ पर 41%। ओके, तो मतलब 41%, तो यहाँ पर अर्बन के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करें कि अर्बन रेस्पोंडेंट जो है उन्होंने यहाँ पर एटलीस्ट 12 परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर ज्यादा रिडक्शन की है कंजप्शन ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस इन कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। मतलब कि देखो 12% भी कोई यहाँ पर कम नहीं होता कि ना वो मतलब कोई वीट वगैरह, ना कोई चावल वगैरह खाने को मिल रहा है और ना ही यहाँ पर कोई दालें वगैरह मिल रही, तो मतलब कंजप्शन कम कर दिया। इसके अलावा ये समरी बात करें कि अभी 13 की पैरामीटर्स हैं जिसके चलते यहाँ पर इन्होंने पूरा सर्वे तैयार किया। और अभी बात करें कि जो अर्बन रेस्पोंडेंट्स हैं, तो इन्होंने यहाँ पर 15% के जो है ना परसेंटेज पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर मतलब सभी जो पैरामीटर्स यहाँ पर पाए गए सब में यहाँ पर यही आगे है, मतलब यही यहीं पर ज्यादातर अधिकतर जो है इनको मतलब दिक्कतें आ रही हैं, अगर हम रूरल काउंटर पार्ट्स के हिसाब से कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले में। और इसी के चलते जो कंडीशंस यहाँ पर देखी गई है ना अभी अर्बन और रूरल में, तो अभी इनको अगर कास्ट और रिलीजन के हिसाब से या फिर किसी और भी स्पेशल फॉर्म्स के हिसाब से हम देखें, तो तब भी यहाँ पर बहुत सिचुएशन खराब नजर आ रही है। तो यहाँ पर बात करें 60% जो मुस्लिम हैं, 51% जो दलित हैं, 58% जो बूढ़े लोग हैं, ओके, तो या फिर उनके वो लोग जिनके मतलब कोई केयर गिवर नहीं है, अपने दम पर ही सर्वाइव कर रहे हो, ओके, मतलब कोई आगे वंशज वगैरह नहीं है या फिर अकेले रह रहे हैं, तो उनकी यहाँ पर बात करें। इसके अलावा 56% जो सिंगल वुमेन है, मतलब सिर्फ जो औरतें हैं वही घर चला रही हैं, तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि उन्होंने भी यहाँ पर एक समय का खाना जो है वो छोड़ दिया है। तो ये सिचुएशन इन सभी यहाँ पर रिलीजन और यहाँ पर कास्ट के सेक्शंस के हिसाब से भी यही यही यहाँ पर कंडीशन पाई जा रही है। और अभी आगे बात करें कि क्यों ऐसा देखने को मिल रहा है कि अर्बन एरियाज में हालत ज्यादा खराब है, रूरल एरियाज में थोड़ी यहाँ पर उनके कंपैरिजन में कम है, तो अभी उसके उसके बारे में यहाँ पर रिसर्च की गई है। तो यहाँ पर बात करें जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये 2013 में बनाया गया था, ओके। तो इसके अंतर्गत जो है ना काफी स्कीम्स हैं जिसके चलते बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन को भी और यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन को भी। अभी उसी के रिगार्डिंग बात करें कि 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और यहाँ पर 50% जो अर्बन पॉपुलेशन है, उनको यहाँ पर 5 किलोग्राम जो ना फूड ग्रेन्स इनको यहाँ पर हर महीने मुहैया करवाए जाते हैं एट सब्सिडाइज प्राइसेस, मतलब बहुत कम दामों में इनको ये चीज मिलती है। या फिर ज्यादातर 2 रुपए किलो हो गया, 3 रुपए किलो हो गया, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये चीज इनको प्रोवाइड होती है। या तो गेहूं मिलता है या फिर राइस मिलता है, ओके। तो अभी बहुत सारे यहाँ पर एक्सक्लूजन भी इन्होंने किए हुए हैं यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। जैसे यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एरर्स की बात करें, एज वेल एज यूजिंग ओल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स, अगर पुराने एस्टिमेट्स अगर बात करें उसमें थोड़ा सा बदलाव इन्होंने किया है, चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पर एडिशनल मेजर्स भी इन्होंने यहाँ पर अनाउंस किए हैं, भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किए गए। जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई गई थी, पिछले साल चलाई गई थी। ये स्पेशली ये तब चलाई गई थी जब माइग्रेंट वर्कर्स अपने घरों पे जा रहे थे, लोगों के पास काम धंधा नहीं था, खाने के लाले पड़े थे, उस समय ये स्कीम चलाई गई थी। तो ये नेशनल लॉकडाउन के बाद चली थी। और तो यहाँ पर ज्यादातर उन्हीं लोगों को कवर किया गया जो मतलब कि ऑलरेडी यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कवर है ऑलरेडी, मतलब कोई ना कोई बेनिफिट उनको मिल रहा है। जैसे पहले भी मतलब उनको इतने कम दामों में जो है सब्सिडाइज प्राइस में यहाँ पर 5 किलो अनाज मिल रहा है, तो अभी क्या किया गया, एडिशनल यहाँ पर और एंटाइटलमेंट दे दी गई कि 5 किलोग्राम जो है फूड ग्रेन पर इंडिविजुअल और 1 किलोग्राम जो पल्सेस है पर हाउस होल्ड जो है ना, ये फ्री में दी जाएगी। पहले तो यहाँ पर कुछ प्राइस चार्ज कर रहे थे ना, लेकिन अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अभी ये सब कुछ जो दे रहे हैं अभी फ्री में दे रहे हैं, एडिशनल दे रहे हैं, क्योंकि वो तो मिलना है, अभी एडिशनल दे रहे हैं। तो ये अभी उन्हीं को दिया गया जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का यहाँ पर कार्ड था अंडर एनएफएसए, ओके। तो ये चला। अभी 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 क्या हुआ, जब ये नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ
तो जितने भी यहाँ पर ये अंत्योदय अन्न योजना के यहाँ पर कार्ड होल्डर्स थे, ये सभी के सभी यहाँ पर फॉल होते हैं एक्सट्रीमली पुअर कैटेगरी में, बहुत गरीब लोग। तो यहाँ पर इस स्कीम को, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को डिसकंटिन्यू कर दिया गया नवंबर में। ओके, तो अभी दोबारा से डिमांड इस साल भी उठी है 2021 में कि इसको दोबारा से चलाओ। तो उसके ऊपर अभी इसको इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया गया, अभी इसके फोकस अभी सरकार चली, दोबारा इसको चलाया जाएगा। ओके, और उसमें ज्यादातर कोशिश यही की जाएगी, जो फूड ग्रेन है ना 5 किलोग्राम, यही फ्री पे दिए जाएंगे एडिशनल, पल्सेस नहीं मिलेंगी। पल्सेस क्यों नहीं मिलेंगी? पल्सेस इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि इस बार की जो प्रोडक्शन निकली है ना पल्सेस की, वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत कम है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग मैंने अलग से लेक्चर भी बनाया हुआ है, वीडियो सेक्शन में आप जो है सर्च करके देख सकते हो। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री राशन यहाँ पर अवेलेबल होता है, जो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अलग स्कीम्स होती हैं उसके तहत भी। ओके, तो अलग अलग राज्य सरकारें भी अपनी अपनी स्कीम चलाती हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पर हंगर वॉच का ये सर्वे है, तो इन्होंने यहाँ पर पाया गया है कि ज्यादातर जो प्रपोर्शन निकल कर आ रहा है रिस्पॉन्डेंट्स का, वो रूरल एरियाज में से निकल कर आ रहा है, जिनको स्कीम्स वगैरह मतलब एनएफएसए के तहत कार्ड्स वगैरह मिले हुए, तो ज्यादातर प्रपोर्शन 56% इन लोगों के पास कार्ड्स है। ओके, इन कंपैरिजन टू द अर्बन एरियाज में उनके पास 27% ही ऐसी जो स्कीम्स वगैरह वो इनको अवेल कर रहे हैं। और इसके अलावा बात करें 36% इन अर्बन एरियाज डे नॉट हैव एनी राशन कार्ड्स कंपेयर टू 13% इन रूरल एरियाज। तो देखो ये कंपैरिजन भी कितना बड़ा है, राशन कार्ड ही नहीं है ज्यादातर यहाँ पर जो अर्बन एरियाज के लोग हैं। और इसके अलावा बात करें कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें, तो यहाँ पर 47% इंक्रीज हुआ है इन पर्सन डेज ऑफ वर्क अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2020-21 की बात कर रहे हैं। मतलब कितना 47% राइज हुआ कि लोगों को काम मिलना शुरू हो गया। तो ये स्कीम इसलिए लाई गई थी कि जो आम गांव के जो लोग हैं उनको कोई ना कोई काम धंधा दिया जाए। तो यहाँ पर 100 दिन का गारंटी काम उनको दिया जाता है। उनके गांव के आसपास कोई यहाँ पर कोई भी काम चल रहा हो, जैसे मतलब कोई यहाँ पर पंचायत का काम करना, वो उनको यहाँ पर लगा दिया जाता है, तो इनको पर डे हिसाब से वेज इनको मिलती रहती है। तो 100 दिन का गारंटी रोजगार मिलता है। तो उसमें भी अभी रूरल एरियाज में ही यहाँ पर ज्यादातर जो है इजाफा देखने को मिला है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं 2019-20 के कंपैरिजन की, तो यहाँ पर रिकॉर्ड 72 लाख यहाँ पर हाउस होल्ड जिन्होंने 100 दिन का काम जो है एक साल में कंप्लीट किया है। तो रिकॉर्ड यहाँ पर इतने लोग यहाँ पर शुमार हुए हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर जो कवरेज हुई है, अगर बात करें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, और यहाँ पर जो प्रॉमिस है एम्प्लॉयमेंट का रूरल एरियाज में, ये जो मनरेगा स्कीम इसके तहत, तो यहाँ पर यही कारण यहाँ पर जताया जा रहा है कि इसके चलते जो ना रूरल एरियाज में यहाँ पर ज्यादा स्कीम्स मिल रही है, अर्बन एरियाज में कम मिली, इसलिए यहाँ पर अर्बन एरिया जो है ज्यादा अफेक्टेड है, ज्यादा गरीबी की ओर जो है वो धकेले जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक पर्याप्त रीजन बताया जा रहा है। और इसके अलावा आखिर में ऑथर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर हम कंजर्वेटिव कुछ एस्टिमेट्स की बात करें, तो यहाँ पर एटलीस्ट 33 करोड़ के आसपास गरीब यहाँ पर हाउस होल्ड है भारत में। तो अगर यहाँ पर बेसिक सर्वाइवल की भी अगर बात करें, जो यहाँ पर इन घर के लोगों को चाहिए, अगर इनको इंश्योर नहीं किया जाता कि जैसे खाना वगैरह, जैसे अभी हमने बात की है, अगर ये चीजें इंश्योर नहीं की जाती, तो उसका मतलब यही है कि हम जो एक कंबाइंड पॉपुलेशन जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्पेन, पुर्तगाल और इटली की, इसको मतलब इस लेवल पर धकेलने शुरू कर दिया हमने कि पता नहीं कि आने वाले समय में यहाँ पर कितने स्तर पर इनके इनके अंदर जो है भुखमरी फैल जाएगी, जहाँ पर माल न्यूट्रिशन के केसेस जो है निकलने शुरू हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशनल डाइट अच्छे से नहीं मिले जब। ओके, तो जो भोजन में अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं होगा, तो शरीर का विकास नहीं होगा, तो ये नहीं विकास होगा, तो इनके थ्रू फर्दर भी जो जनरेशन आएंगी, तो वो भी मतलब माल न्यूट्रिशन ही होंगी, मतलब कि बीमार जल्दी पड़ जाएंगी। तो ये इतना दूर तक चेंज आता है, अगर मतलब शुरुआत में अगर सही नहीं किया हमने। तो इसके अलावा बात करें कि अभी 100 मिलियन टन से ज्यादा यहाँ पर फूड ग्रेन का स्टॉक है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास। इसको कब बनाया गया था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को? ओके, तो इसका काम क्या है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर जो इसके गोदाम है, तो मतलब कि 1 मई तक की जो रिपोर्ट है, तो मतलब इतना टन जो है ना अनाज पड़ा हुआ है इसके पास। तो अगर इसको हम यहाँ पर बांटेंगे ही नहीं अभी इस स्टेज में जबकि जरूरत है, तो बिल्कुल ऐसा है कि किसी बुलेट ट्रेन को यहाँ पर मतलब जो भूखमरी की जो यहाँ पर जो खाई है ना, उसमें धकेल रहे हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो इसके अलावा बात करें कि खुद का सुजेशन यहाँ पर सोल्यूशन दे रहे हैं ऑथर, कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट इमीडिएटली एक्सपैंड द कवरेज एंड क्वांटिटी ऑफ अंडर द एनएफएस। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितनी भी स्कीम्स हैं उनका दायरा बढ़ाइए और इमीडिएटली यहाँ पर उनको एक्सपैंड करें, कम से कम 1 साल के लिए। ओके, तो अब इसके अलावा जो मनरेगा स्कीम के तहत जो लोगों को 100 दिन का काम मिलता है, उसको 200 दिन का काम बताइए, मतलब 100 दिन और दीजिए। 100 दिन से कोई बात नहीं बनने वाली है, बाकी के 100 दिन वो क्या करेंगे? तो इसी के अलावा यहाँ पर जो शुरुआती कंसल्टेशन के साथ जो अर्बन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, ओके, तो इसके चलते भी ना आप जो है कम से कम 7,000 जो है ना पर हाउस होल्ड के हिसाब से इतना वेज कॉम्पनसेशन दीजिए कम से कम कुछ महीने के लिए, तब तक यहाँ पर तभी जो है सिचुएशन को हम नॉर्मल कर सकेंगे। ओके, तो जॉब्स तो है नहीं, जॉब्स के रिगार्डिंग अलावा तो सरकार को जो बन पाता है ना वो सरकार को करना है। यही बातें यहाँ पर ऑथर के द्वारा रखी गई।
तो चलिए अभी ये वाला एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर कूप के बारे में बात की गई, तो किसके कूप के बारे में बात की गई है? अभी 100 दिन गुजर चुके हैं। तो अभी चलिए शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल की। तो अभी शुरुआत में बात कर रहे हैं कि जो अभी 100 दिन गुजर चुके हैं कूप के, तख्ता पलट बोलते हैं, कूप का मतलब तख्ता पलट होता है। तो एशियन हैज क्रिएटेड ए रियर पाथवे टू हेल्प म्यांमार मूव फॉरवर्ड। तो एशियन, ये यहाँ पर 10 कंट्रीज का यहाँ पर ग्रुप है, ओके, जिनको हम एशियन कंट्रीज बोलते हैं, जो ज्यादातर ईस्ट एशियन कंट्रीज है। तो अभी 1 फरवरी की बात करें कि आर्मी के ट्रक्स आए, टैंक्स आए, और मतलब कि जो नपीडाव की यहाँ पर जो गलियां हैं, तो ये राजधानी है ये म्यांमार की, ओके। तो यंगून ये भी पहले राजधानी रही थी। तो बड़े शहर दो ये हैं अभी म्यांमार के। तो यहाँ पर मतलब आर्मी के ट्रक टैंक सभी अब आ गए और यहाँ पर अपना सिग्नल दे दिया कि मिलिट्री जो है ना, जो डेमोक्रेटिक वे से चुनी हुई सरकार है, उसको उखाड़ के फेंकने वाली है। तो यही किया। तो यहाँ पर सत्ता जो थी यहाँ पर, अभी पिछले साल ही नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए थे। तो यहाँ पर जनरल्स को लगा कि ये जो अभी 2020 में इलेक्शन हुए ना, अभी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, तो ये पार्टी है और जिसको कि आंग सान सू की जो है ये लीड करती हैं। तो इसकी मतलब धमाकेदार जीत हुई, मतलब अच्छे अच्छे खासे मतलब वोट लेकर इन्होंने सरकार बनाई अपनी। नवंबर में सरकार चुनकर आई। तो अभी 1 फरवरी की बात, अभी 2 ढाई महीने अभी गुजरे। तो जनरल्स को ये लगा कि अभी यही कहीं मतलब लीड ना करें पूरे म्यांमार को, तो हम अपना इतिहास जो है ना उसको दोहराते हैं। तो ये जो आर्मी है ना, तो इसका ही रूल ज्यादातर रहा है म्यांमार के ऊपर, ओके। तो अगर कोई सरकार ढंग की आ जाती है तो फिर उसको ये तख्ता पलट करने उसका आ जाते हैं, ओके। तो अभी ये भी दूसरी बार चुनकर आई थी। तो पहले इनको भी काफी समय तक जेल में रखा हुआ था, ये जो म्यांमार की नेशनल लीडर है जो कि डेमोक्रेटिक वे से चुनकर आई थी। तो अभी आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जो इसके अलावा जब ये हो गया, तख्ता पलट हो गया, तो जो म्यांमार की जनता थी उसमें काफी रोष पाया गया। उन्होंने काफी यहाँ पर विरोध किया, जो यहाँ पर आर्मी थी उसका, ओके। तो यहाँ पर अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटर, मतलब जिनके पास हथियार नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ पर इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर उनके ऊपर ना मतलब बुलेट फायर कर दिए गए, आर्मी ने उनके ऊपर भी गोलियां चला दी। तो यहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया, जिसके चलते यहाँ पर अर्ली अप्रैल में तो मतलब बहुत ज्यादा तबाही हुई थी, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए आर्मी के खिलाफ, ओके। तो यहाँ पर लोगों ने काफी कीमत भी चुकाई इसकी। तो यहाँ पर 750 इतने लोग यहाँ पर मारे गए, बहुत सारे इंजर्ड हो गए। तो यहाँ पर 2500 के आसपास इनको डिटेन कर दिया गया। वो तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो इंडिया की ओर भाग के आ गए, ओके। तो म्यांमार का भारत के कौन से राज्यों के साथ बॉर्डर लगता है, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा और रियलिटी की बात करें कि यहाँ पर जो स्टेटस था वो अनचेंज रहा, ओके। तो पावर अभी भी यहाँ पर आर्मी के ही हाथ में है। तो जनता ने जितना भी यहाँ पर करने की कोशिश की वो नाकामयाब ही रही। और भी बात करें एशियन ग्रुप की, जिसमें कि म्यांमार भी आता है। तो यहाँ पर बाकी 9 कंट्रीज और हैं। तो यहाँ पर इसका काफी जो है बुरा इम्पैक्ट जो है पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो तख्ता पलट हुआ है अभी म्यांमार में। तो अभी इसके रिगार्डिंग जो बाकी कंट्रीज उनको भी यहाँ पर कंसर्न है इसका। यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं, क्रेडिबिलिटी है इनकी, तो यहाँ पर ज्यादातर जो सेंट्रलिटी है, मतलब वो सब कुछ खतरे में है। अगर हम म्यांमार की रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग अगर बात करें जो बाकी नेशंस के साथ अगर कंपैरिजन करें इसका, तो इसके अलावा बात करें कि एक यहाँ पर कंसेप्ट अभी भी चल रहा है, वो है यहाँ पर नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इट्स मेंबर स्टेट। तो एशियन कंट्रीज अभी भी इंटरफेयर नहीं कर रही है बड़े पैमाने पर, मतलब कि हालांकि उनको करना चाहिए। मतलब क्या यहाँ पर चल रहा है, तो यहाँ पर एशिया जो है ना, बिल्कुल एक तरीके से एक्टिविस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करके चल रही है, म्यांमार को असिस्ट कर रही है। और मतलब वो अपने आप को इस दलदल में नहीं धकेलना चाह रही है, वो तो एक साइड में रहना चाह रही है और मतलब साथ साथ उसको लेकर भी चल रही है, म्यांमार को साथ में लेकर भी चल रही है। और इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि अभी पहली बात उनको क्या करना पड़ेगा एशियन कंट्रीज को, पहले तो जो इंटरनल डिफरेंसेस पहले तो उनको दूर करना पड़ेगा, अगर कुछ करना भी है म्यांमार के रिगार्डिंग। तो वो कैसे? यहाँ पर बहुत सारे मेंबर ग्रुप ऐसे हैं, जैसे थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, जो कि हमदर्दी रख रहे हैं जो यहाँ पर मिलिट्री रूल है म्यांमार पे उसके साथ। और इसके अलावा और भी वियतनाम यहाँ पर कंट्रीज हैं जो यहाँ पर एशियन ग्रुप की मेंबर, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर। तो ये थोड़ा दूर चले जाते हैं, ओके। तो अगर हम बात करें थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, तो ये थोड़े आसपास रहते हैं म्यांमार के। तो थाईलैंड के साथ तो इसका बॉर्डर है म्यांमार का, ओके। तो अभी ये जो बाकी कंट्रीज हैं, तो ये कह रही है कि हम जो है ना मेडिएट करना चाह रहे हैं हम यहाँ पर जो म्यांमार क्राइसिस हुआ है, ओके। तो मतलब ये आने वाले समय में जो रीजन की यहाँ पर भलाई के लिए अच्छा नहीं है, तो उसको हम मेडिएट करके सही करना चाह रहे हैं। तो मतलब अलग अलग स्टैंड है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अगर बात करें इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से बात करें, तो मतलब उसके हिसाब से भी एक अलग से खाई इसकी बनती जा रही है म्यांमार के लिए। तो जो यूएस है, यूके है, यूरोपियन यूनियन, तो मतलब उन्होंने यहाँ पर कहा है कि पॉलिसी ऑफ कंडेमेशन लेकर आनी चाहिए वर्ल्ड लेवल पर। तो यहाँ पर बड़े सैंक्शंस लगने चाहिए, निंदा करनी चाहिए
मतलब सभी लोग जो ना इसकी निंदा करें, जो अब जो मतलब ये आर्मी कर रही है म्यांमार में, तो सैंक्शंस लगे मिलिट्री रजीम के ऊपर। तो यहाँ पर चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, तो वो यहाँ पर म्यांमार के जनरल्स को प्रोटेक्ट करके चल रही है। तो म्यांमार का बॉर्डर चाइना के साथ भी है। ओके। और अगर बात करें रशिया, तो रशिया तो मतलब हाई कम्युनिस्ट पार्टी, तो वो तो सपोर्ट करता है जनरल्स। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि मतलब रशिया और चाइना इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब दूसरी और जो बाकी वर्ल्ड है वो इनके ऊपर सैंक्शन लगाने के ऊपर कर रहा है। तो इस तरीके से जो रशिया और चाइना ये भी करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो ग्रेटर इंस्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर जो इनके इंटरेस्ट है वो खतरे में पड़ जाएंगे, अगर हम म्यांमार की एज ए देश अगर उसको लेकर चले तो ये यहाँ पर मैप है एशियन कंट्रीज का। ये म्यांमार है। ओके। तो ये म्यांमार से लेकर यहाँ पर ये जो फिल्म पेज, तो यहाँ तक ये सभी नेशन यहाँ पर आते हैं। वो इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पर ब्रुनेई हो गया, मलेशिया हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, ओके, सिंगापुर हो गया। ओके। तो ये सभी कंट्रीज 10 कंट्रीज का समूह है, इनको हम एशियन कंट्रीज बोलते हैं। एशियन की फुल फॉर्म बताए कमेंट बॉक्स में। और इनकी हर साल समिट होती थी, अभी इसी साल समिट हुई है इनकी जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ओके। यहाँ पर पड़ता है इसके आसपास जकार्ता। तो ये पूरा का पूरा जो है इंडोनेशिया की टेरिटरी है। तो अभी उस समिट में यहाँ पर कुछ है ना, जो सोल्यूशंस निकालने की यहाँ पर बात की गई। अभी जकार्ता में जो समिट हुई, तो यहाँ पर दो मेजर फैक्टर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑथर, जिनको कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि 5 पॉइंट कंसेंसस यहाँ पर ना एक मतलब प्रीज्यूम किया गया है। म्यांमार के यहाँ पर जो यहाँ पर अभी नए नए स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब म्यांमार के जो नए लीडर हैं, कौन है? सीनियर जनरल मिन ऑन्ग हैंग। ओके। तो अभी इनके रिगार्डिंग अभी बात की जा रही है कि 5 पॉइंट कंसेंसस तैयार किया गया, जो कि उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए म्यांमार में। जिसमें सबसे पहली बात कर रहे हैं कि अभी इमीडिएट सेसेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस यहाँ पर अभी खत्म होना चाहिए। दूसरा, सप्लाई ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, जिस तरीके से भी उनके नागरिकों को जिस तरीके के भी असिस्टेंस की जरूरत है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड उनको प्रोवाइड करें। ओके। इसके अलावा तीसरी बात करें कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग आपस में हो लोगों और यहाँ पर जो आर्मी जनरल्स हैं उनके बीच में। इसके अलावा एशियन की मेडिएशन की बात कर रहे हैं थ्रू द विजिट बाय स्पेशल एनवॉय ऑफ एशियन चेयर एंड द एशियन सेक्रेटरी जनरल। ये कह रहे हैं, पांचवा ये पॉइंट कह रहे हैं कि एक मेडिएशन इनके द्वारा होगी, जिसमें इनके स्पेशल एनवॉय जो है एशियन के चेयर और यहाँ पर जो जनरल सेक्रेटरी है वो भी यहाँ पर विजिट करेंगे। ओके। तो एक बात यहाँ पर ये की जा रही है। तो ये स्पेशल एनवॉय कौन होंगे, तो उसके बारे में अभी नहीं बताया गया। और दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी अगर बात करें, फर्स्ट पार्ट ऑफ द चेयरमैन स्टेटमेंट इंक्लूड्स पैरा ऑन द रेपरेट्रेशन फ्रॉम द बांग्लादेश ऑफ द रखीन स्टेट्स डिस्प्लेस्ड पीपल। तो अभी देखो, कुछ साल पहले 2017 की बात है, जब यहाँ पर ना पहले भी इतनी ही मारकाट हुई थी म्यांमार में, बहुत से लोगों को मारा गया। लेकिन वो ज्यादातर कहाँ से बिलोंग करते थे? जो यहाँ पर म्यांमार का एक रखीन स्टेट था। ओके। रखीन स्टेट ऐसा था जहाँ पर मुस्लिम यहाँ पर लोग ज्यादा थे। तो ज्यादातर जो पूरा म्यांमार वो यहाँ पर बुद्धिस्ट राज्य है। ओके। बुद्धिस्ट कंट्री है। तो यहाँ पर कुछ इनकी तन जो है अनबन हो गई, मतलब इन्होंने कुछ आर्मी के पर्सनस को ऊपर मतलब अटैक कर दिया, जिसके चलते आर्मी ने फिर किसी को नहीं छोड़ा, इनके जो बच्चे थे, बुजुर्ग थे, सबको मारना शुरू कर दिया। तो ये मतलब प्लान करके तो यहाँ से निकल के बांग्लादेश की ओर मतलब जाना शुरू कर दिया, श्रीलंका की ओर जाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे लोग अभी जम्मू वाली रीजन में, भारत का जो जम्मू वाला रीजन, वहां पर भी ये जो है रोहिंग्या मुस्लिम्स इनको बोलते हैं, वो वहां पर हैं। ओके। तो पहले तो इनको सही करने की बात करें कि वापस बुलाओ जहां जहां पर भी डिस्प्लेस है। दूसरी यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं, तो दिस पार्ट आल्सो कंटेन्स द लाइन दैट कॉल्स फॉर रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग फॉरेनर्स। मतलब जो अभी जितने भी यहाँ पर इंसिडेंट्स हुए, जिनको भी आपने बंदी बनाया हुआ है, तो उनको आप रिलीज करें, चाहे वो फॉरेनर्स हैं, चाहे वो यहाँ पर आप ही के देश के पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं। और अभी आखिर में ऑथर बात कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल रिएक्शन अभी जकार्ता समिट की देखने को मिली, तो उसमें यही पाया गया है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया सब जगह। अगर यूनाइटेड नेशन की बात करें, अगर और भी जो ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, उनकी जो मतलब चाहत है कि वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें एक फैमिली वे के तहत म्यांमार में। इसके अलावा एज अ नेबर यहाँ पर जो है ना, इंडिया को भी यहाँ पर जो एशियन इनिशिएटिव उसको वेलकम करना चाहिए। और न्यू दिल्ली को यहाँ पर ना कोशिश करनी चाहिए, जो यहाँ पर एशियन जो एंडेवर्स मतलब जो वो चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करे किसी ना किसी तरीके से, मतलब उनको हेल्प करे कि मतलब कि जिस तरीके की वो सपोर्ट जकार्ता समिट को यहाँ पर इन अदर कैपिटल्स मतलब जो बाकी जो एशियन कंट्रीज को दे सकते हैं, तो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये न्यू दिल्ली का रिस्पॉन्स दिया कहा गया है। तो जब ये तख्ता पलट हुआ था, तब भी मतलब ज्यादा हम कुछ नहीं बोले। तो हमने मतलब जो नई जो भी सत्ता आ गई, तो हमने मतलब उनके साथ हमने टाई अप करना शुरू कर दिया। ओके। तो हमारा यहाँ पर रिलेशन थोड़ा इस तरीके से चलता है कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि म्यांमार एक ऐसा देश है, एक और बॉर्डर चाइना का लग रहा है, एक और इंडिया का लग रहा है, और दूसरी और ईस्ट एशियन कंट्रीज है। और अभी अगर भारत, ये वाली सिचुएशन है, तो ये वाला साइड सारा चाइना है, तो इधर भी चाइना है। तो अगर भारत इसके रिगार्डिंग कुछ भी नेगेटिव स्टेटमेंट देता है, तो ये म्यांमार जो है हो सकता है कि ये चाइना के पाले में चले जाए।
ओके, तो मतलब इस तरीके से न्यूट्रलिटी बनाकर भारत को चलना पड़ता है, तो कुछ खास स्टेटमेंट हम यहाँ पर इसके रिगार्डिंग नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आखिर में भी बचा है ये वाला एडिटोरियल, तो यहाँ पर एथिक्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि मतलब जो एथिकल चीजें हैं ना, उनके बारे में भी समझ डेवलप होनी शुरू हो लोगों में। तो इस आर्टिकल को आप थोड़ा खुद पढ़िए। ओके, हिंदू अखबार लीजिए, इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू कीजिए। ऐसे छोटे आर्टिकल्स एक आर्टिकल मैं आपको दिया करूंगा, जो आपकी ड्यूटी है, आपने पढ़ना है और उसके रिगार्डिंग जो है कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो ये है पूरा का पूरा सिनेरियो द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। कैसा लगा लेक्चर? आज पहला लेक्चर है, अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। और कल तक जो है ना, मतलब एक टाइम लिमिट में आपको बता दूंगा कि कब तक ये लेक्चर आएगा। इकोनॉमिक टाइम से लेक्चर जो है 7:30 तक, वो उसका पक्का टाइम है, वो तब तक आएगा। ओके, तो इसका भी लेक्चर जो है ना, ये 9:30 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाया करेगा। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद, शुक्रिया।